द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम जो जर्सी नंबर 10 पहनते थे उनको याद करना। तो ये एपिसोड थोड़ा बहुत डेडिकेटेड होगा शाहिद अफरीदी को। क्या है ऐसा इस प्लेयर में कि बाकी सबको छोड़ के लोग इसी के स्कोर पूछते हैं। इसी पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया था उनकी शायद वर्ल्ड कप का तब का सबसे बड़ा स्कोर था उनकी और उनकी बॉलिंग अटैक जो 2007 के लोग बात करते हैं कि जब सेंचुरीज नहीं बनाई, अरे भाई तब भी उनकी एवरेज उठा के देखो क्लोज टू 50 है। ये रूल 2022 में स्क्रैप कर दिया था मे भी इस बार 2025 में लेकर आए। हाँ लेके आ रहे हैं लाइक और धोनी इसी वजह से ये टीम काफी एक्साइटिंग है। एक्सप्रेस पेसर्स हैं, स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स। Again, welcome everyone. Welcome to today's 10th episode of 12th Man Stories. So, क्योंकि ये 10th episode है तो बहुत ज़रूरी है the greatest cricketer of all time जो जर्सी नंबर 10 पहनते थे उनको याद करना। तो ये एपिसोड थोड़ा बहुत डेडिकेटेड होगा शाहिद अफरीदी को भी, and yeah, you can actually dream of it. So, इसमें मेरा कोई रिएक्शन नहीं आया, so I was hoping. तो ये ग्रोथ एपिसोड होता है, रिपीट कर सकते हैं। So the greatest cricketer of all time सचिन रमेश तेंदुलकर, उनकी करेंगे हम कुछ बात। फिर आगे चलेंगे आईपीएल रिटेंशंस प्लस राइट टू मैच कार्ड की एक नई पॉलिसी आई है, रूल आया है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एक्स्ट्रा मनी जो प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं जो फुल सीजन खेलेंगे, उसके लिए एक अलग किटी दी है आईपीएल टीम्स को, उसके बात करेंगे। और फिर अभी एक T20 इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेगा। तो ये होंगे आज के 4 टॉपिक्स। टेस्ट मैच का तो क्या ही बोलें, चल ही नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में बात अलग से कर लेंगे जब आज का दिन खत्म होगा, जो कि आई थिंक अब हो ही जाएगा क्योंकि बारिश की वजह से मैच हो ही नहीं पा रहा है। तो सीधा शुरू करते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में। सचिन रमेश तेंदुलकर बारिश नहीं हो रही, वेट आउटफील्ड है, बैकग्राउंड भी सूखा है। यस, सो सचिन रमेश तेंदुलकर की सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी शुरू करते हैं नितिन भाई आपसे। फॉन्डेस्ट सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या बातें करें, मतलब कोई ऐसा क्रिकेटर जिसकी वजह से तुमने क्रिकेट देखना शुरू किया, और अभी के जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हैं उन्होंने खेलना शुरू किया जिस क्रिकेटर की वजह से, तो हम तेंदुलकर के बारे में क्या बात कर सकते हैं। इतनी सारी मेमोरीज हैं, बट जो सबसे पहली मेमोरी, मतलब जब क्रिकेट उतनी समझ में भी नहीं आती थी, तेंदुलकर को देख के थोड़ा इंटरेस्ट आया कि सब लोग जानना चाहते हैं तेंदुलकर का स्कोर क्या हो। स्कोर का बचपन में हमसे ही पूछा करते थे कि देख के बताओ क्या होता है, बड़े जो घर के थे। तो तब से तेंदुलकर के बारे में कि क्यों इतनी मतलब क्या है ऐसा इस प्लेयर में कि बाकी सबको छोड़ के लोग इसी के स्कोर पूछते हैं, इसी के बारे में है, खेल रहा है या नहीं, मैच किसी भी सिचुएशन में तेंदुलकर है या नहीं, चाहे 1 विकेट गिरे हो या 8 विकेट तेंदुलकर खेल रहा है या नहीं, ये सवाल हमेशा था। और स्कोर कितना हो, इंडिया का स्कोर और तेंदुलकर का, दोनों चीजें साथ में लोग हमेशा पूछते थे, तो उसको लेके काफी क्यूरियोसिटी थी। और 2003 का वर्ल्ड कप देख रहा था मैं, उसमें इंडिया को काफी गालियां पड़ी। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, दूसरे मैच में भी हॉलैंड के साथ ठीक ठाक परफॉर्म किया। फिर धीरे धीरे जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ, उसमें सहवाग और सचिन ने काफी अच्छी पारी खेली, 5 ओवर में 50 रन बना देते हैं शुरू में। फिर धीरे धीरे करते करते काफी इंटरेस्टिंग हो गया वो मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, फिर वो वर्ल्ड कप। और उस मैच में मतलब आप सबके साथ बैठ के देख रहे हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो मैच नहीं भी देखते लोग, जिनको क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी बैठ के देख रहे हैं साथ में। तो उस दिन और पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया था उनकी शायद वर्ल्ड कप का तब का सबसे बड़ा स्कोर था उनकी और उनकी बॉलिंग अटैक तब वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और अब्दुल्ला शाहिद अफरीदी, जिसको बिल्कुल पसंद जाते सचिन कर खेलना। तो वो ऐसे सिचुएशन में अगर अब मैच शुरू हो रहा है, बैठ के देख रहे हो, और अचानक से इतनी प्यारी आवाज आती है, वो बैकफुट पंच वसीम अकरम का, तो उस दिन लगता है कि कुछ स्पेशल होने वाला है। मतलब इतने प्यार से कोई कैसे खेल सकता है, इतना प्यारा शॉट, इतनी अच्छी आवाज आती है, बैकफुट पंच, मतलब दैट वाज लाइक वाओ। और उसके बाद फिर शुरू हुआ मेरा आज तक की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, मतलब जितने मैचेस देखे हैं, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो सबसे अमेजिंग इनिंग थी। उसके बाद वो शुरू हुई अपर कट, स्ट्रेट ड्राइव, मतलब क्या कौन सा शॉट भी था, पैडल स्वीप, सब कुछ। तो उसके बाद शुरू हुआ वो, तो वो मेरी सबसे फॉन्ड मेमोरी। उसके अलावा बहुत सी चीजें, 175 जो चेज करते हुए बना, मैं एक्चुअली उससे के बारे में बात करने वाला था। हाँ, बट यस, इसके बाद फिर हाईलाइट देखना शुरू किया, तो 1998 शारजा वाली इनिंग्स देखी मैंने, जो थी। फिर उसके बाद 200 बना दिए वनडे में, सबसे पहला बैट्समैन, वो भी अच्छी बॉलिंग अटैक, इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक साउथ अफ्रीका की। फिर उसके बाद आता है वो उसके पहले वो सिडनी में जब तेंदुलकर स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, और उन्होंने सिडनी में जो 241 की जो इनिंग्स खेली, उस इनिंग्स के बारे में ड्राइव,
यार without any cover. फॉन्डेस्ट मेमोरी बता दी थी इन्होंने, सबकी फॉन्डेस्ट मेमोरी बता दी तो बता दिया लेकिन कोई एक फाउंडेशन मेमोरी बताना तो इनजस्टिस ही है। उसके लिए जस्टिस है, हम लोग तो खैर क्या ही बात करें। तो सबकी ऐसे ऐसे कोई बता सकता है। चेन्नई में वो टेस्टिंग सेकंड में जो पाकिस्तानी जो हर इंडियन से ऐसे बता सकता है ऐसे कि ये पांच तो बहुत कम बोले ना, पांच तो हर साल खेलते हैं यार वो। मतलब क्या ही तो एक इसलिए बोल रहा हूँ कि एक करना वो मुश्किल है। बट तो इसलिए फिर भी अमन, अगर if you try to choose one fondest memory, मेरे को लगा फिन जी ने जो बोली है उसमें से एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेमोरी है जो सचिन तेंदुलकर की थी आई गेस ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2004 सिडनी टेस्ट 241 विदाउट एनी कवर ड्राइव। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे सचिन उस मतलब उस सीरीज में, राइट। एंड बॉक्सिंग डे पे आई गेस मेरे को लगता है 0 या 1 पे आउट हुए थे। एंड उसके नेक्स्ट इनिंग जो नेक्स्ट मैच था वो था सिडनी टेस्ट। एंड जो वो इनिंग्स थी आई गेस कोई नहीं बोल सकता वो इनिंग, मतलब जो बैट से आवाज आ रही थी, जो स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन फिर भी इंडिया बहुत उस टाइम पे ऑब्वियसली बॉलर्स भी अच्छे थे, सब अच्छे थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन सचिन अगर एक सचिन का ही इंटरव्यू है ना, ये इंटरव्यू है, उसमें बोला है कि अच्छा तुम लोग मेरे पेशेंट के साथ खेल रहे हो, अब आ जाओ, या तुम 11 मैं एक, देखते हैं कौन जीतता है। वो एक मतलब होता है ना इतना, और उस टीम को चैलेंज करना, ऑस्ट्रेलिया की उस टीम को चैलेंज करना, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दैट इज व्हाट सचिन तेंदुलकर वाज। जो एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट होता है कि टेस्ट मतलब खुद को टेस्ट कर रहे हो आप, पेशेंस कितना है आपकी, मेंटली कितने स्ट्रांग हो आप, वो दैट इनिंग वाज मतलब ट्रांजिशन रहा है कि हम देखते थे कि जैसे सचिन आउट हुआ टीवी बंद, फिर वो ट्रांजिशन चेंज होता रहा, विराट कोहली देन मतलब वो चेंज होता है, तो सचिन से वो स्टार्ट। बट सचिन रिमेन द कांस्टेंट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर क्रिकेटिंग क्रिकेट है। सचिन तेंदुलकर कांस्टेंट थे। तो अगर मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी होगी तो जैसे नितिन भैया ने बोला, लाइक 2003 के लिए मैं बहुत यंग था, मतलब मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट सचिन और सचिन तो एक नाम दिमाग में पीछे था। बट जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नागपुर में 175 की इनिंग खेली, जो कि मैच हम लोग ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे यार, वो तो जीता हुआ मैच ही नहीं है, बट अकेला आदमी खेल के इतनी दूर तक ले गया मैच, इतनी दूर तक अकेला, और फिर समझ में आया कि अच्छा तो ये आदमी होगा क्या, मतलब अगर अभी इस टाइम पे 175 कैसे इनिंग खेल रहे हैं, तो जब वो डेजर्ट स्टॉर्म खेला होगा या जब 2003 में अकेले दम पे खड़े हो गए होंगे, तो फिर क्या रहे होंगे। अगेन सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करना ऐसा लगता है कि इनजस्टिस है, हम लोग इनजस्टिस कर रहे हैं उनके बारे में बात करके, यार भाई इज सचिन रमेश तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा जिन्होंने क्रिकेट बहुत फॉलो किया वो कहते हैं, तो फिर हम कौन ही होते हैं। बट अगेन 175 जो देखा वो, आई मीन that was out of the world. For me, he is someone who made me addict to cricket. Like he made me an addict. मतलब उसकी वजह से क्रिकेट को इतना मतलब हर बहुत लोग ना बहुत वो चीज को याद नहीं रखते, बट 2010 का आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप विनर है उस उम्र में मतलब देखो भाई वो कभी पहले उसके बाद ही उन्होंने 200 बनाया था ना वनडे में भी। यस 2010 में, यस आई थिंक वही वाला पीरियड के राउंड का पीरियड था, उसमें वो 37-38 की एज में 10 मैचेस में 1000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए थे, डबल सेंचुरी बना रहे हैं। सेकंड इनिंग में इंग्लैंड के अगेंस्ट याद हो तो उस मैच में उन्होंने जनरली कहते हैं कि क्रिकेटर्स के ना एक करियर में पीक्स आते हैं 2-3 साल के। आई थिंक सचिन तेंदुलकर की करियर में पीक्स रहे हैं, मतलब ऐसा डाउनफॉल तो बहुत कम आया। जो 2007 के लोग बात करते हैं कि जब सेंचुरीज नहीं बनाई, अरे भाई तब भी उनकी एवरेज उठा के देखो क्लोज टू 50 है, और सेंचुरीज नहीं बनाई और 990 प्लस की या 1090 प्लस के ऐसे स्कोर्स है उस साल भी, तो इस साल भी एग्जैक्टली सचिन। सो हाँ, आईपीएल की बात कर रहे थे, उससे फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी कल ही एक रूल आया है आईपीएल रिटेंशन प्लस राइट टू मैच कार्ड, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और बहुत ही डिस्कशन चल रहा था। आई थिंक कुछ बहसा बहसी भी हुई थी रॉबर्ट वाड्रा और शाहरुख खान में। कुछ टीमें चाह रही थी कि क्लीन स्लेट लेके जाएं, कुछ टीमें चाह रही थी कि नहीं भाई अपना कोर रिटेन करें। सो आई थिंक ये पुराना रूल था, रिटेंशन प्लस राइट टू मैच कार्ड 2011 के टाइम पे यूज हुआ था, फिर इस रूल को वापस लेके आए हैं। सो इसको कैसे देख रहे हैं? लाइक थोड़ा सा ट्विस्ट है इस बार आरटीएन में, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इस बार जैसे अगर कोई प्लेयर मैच करता है तो एक बार जिस टीम ने सबसे ज्यादा बेटिंग की है उससे एक बार पूछा जाएगा कि आप बेटिंग की जो मनी वो इंक्रीज करना चाहते हो क्या, ये वो एक बार और इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर अगर उस प्राइस पे कोई मैच करना चाहे तो फिर वो मतलब रिडीम कर सकता है। ओके जो बहुत ट्विस्ट है वो है कि एक और आएगी जो 5 रिटेंशन है उनका एक कैप डिसाइड कर दिया है कि जो पर्स रहेगा वो इतना ही रहेगा, दैट इज 75 लाख, राइट। उसमें भी ऐसा डिसाइड किया है कि 2 प्लेस विल बी 18 करोड़, 2 प्लेस विल बी 14 करोड़ एंड द 1 विल बी 11 करोड़, दैट मेक्स 75 करोड़, सो 5 रिटेंशन, ठीक है। एंड अगर कोई 3 रिटेंशन करता है तो 3 राइट टू मैच के पास। हाँ, अगर वो 2 रिटेंशन करता है तो 4 राइट मैच, तो टोटल 6 राइट विल बी देयर, टोटल कम होने वाली है क्योंकि उनके ऑलरेडी उन्होंने बिग प्लेयर्स दे रखे हैं। एंड अगर कोई फॉर एग्जांपल 75 करोड़ का अगर वो ले लेता है
तो 120 करोड़ उनका टोटल पर्सन, 45 करोड़ ही बचेंगे नेक्स्ट 18 प्लेयर्स या 13 प्लेयर्स को टोटल पूरे करने के लिए, विच विल बी इंटरेस्टिंग दिस टाइम। इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि यार बहुत सी टीम होंगी, जैसे कोलकाता को मैं देख रहा हूँ, मुंबई इंडियंस हमेशा की तरह, चेन्नई, जो कि टीम अच्छा करती हैं वो अपना कोर रिटेन करना चाहती हैं। तो इन टीमों को यार बेनिफिट मिलना चाहिए, जो हमेशा से हम लोग चाह रहे थे कि यार प्लेयर बनाया, प्लेयर को मतलब वो ना ग्रूम किया, अब उसके जो पीक आया तो उसको देना पड़ेगा, मतलब वो नहीं रिटेन कर पा रही थी टीम। तो आई थिंक बेटर हुआ है, बहुत टीम्स बहुत खुश होंगी इससे, भले ही वो 45 करोड़ लेके जा रही हैं ऑक्शन में, बट अगर वो अपने 6 प्लेयर रिटेन कर पा रही है तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब जो बाकी की टीम्स है, जैसे पंजाब हो गई जो उतना ग्रूम नहीं करना चाहती है, और बहुत कुछ टाइम से देखा है कि मतलब और भी कुछ टीम्स हैं जो मतलब आरसीबी भी बहुत प्लेयर्स ग्रूम नहीं कर पाई, तो वो फिर कैसे आगे जाती है और कैसे अप्रोच करती है सिचुएशन को। इसी के साथ बट द पॉइंट है कि 25 करोड़ के साथ सारी टीम्स एग्रेसिव तो नहीं हो सकती। ओके, तो इसी रूल के साथ साथ एक पॉइंट नंबर 7 भी है, थाला फॉर अ रीजन। आई थिंक वो थाला के लिए ही है कि अगर आपने 5 कैलेंडर सीजन से इंडिया मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, इंडियन प्लेयर्स के लिए मोस्टली, इंडियन प्लेयर्स के लिए ही है कि 5 डोमेस्टिक सीजन से 5 कैलेंडर ईयर से आपने अपने मैचेस नहीं खेले हैं इंडिया के लिए, प्लेइंग 11 में नहीं शिरकत किया हो और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके पास, तो आपको अनकैप प्लेयर्स की लिस्ट में डाला जाएगा। तो क्या लगता है इस टीम से सबसे ज़्यादा खुश, इस सबसे ज़्यादा खुश कौन सी टीम होगी? बट आई थिंक ये रूल 2022 में स्क्रैप कर दिया था, मे बी इस बार 2025 में लेकर आएंगे। हाँ, लेके आ रहे हैं लाइक और धोनी, इट्स ऑब्वियसली धोनी। तो थाला फॉर अ रीजन फिर देखने को मिल रहे हैं हमें। बिल्कुल धोनी के लिए लाया गया है ये क्रिकेट, क्योंकि धोनी अभी वो काफी पैसा है क्रिकेट। तो वो चीज़ है। और एक और काफी इंटरेस्टिंग रूल है कि फॉरेन प्लेयर्स को लेके जो पिछली बार इतनी बातें हुई थी, उसके लिए इस बार है कि उनको मैंडेटरी रजिस्टर करना मेन ऑप्शन में, जो मेगा ऑप्शन है उसमें उनको अगर कोई इंजरी नहीं होती कि और या फिर कुछ ऐसे बोर्ड उनका अगर कोई ऐसे मेडिकल रीजन नहीं देता तो उनको रजिस्टर करना जरूरी है मेगा ऑप्शन में। अगर वो नहीं करते अगली कौन सा ऐसा बोर्ड है दुनिया का, कौन सा ऐसा बोर्ड है जो इस तरीके से पिचेस करवा सकता है मतलब बाकियों से? हाँ बिल्कुल। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो कैप है जो प्लेयर्स के ऊपर। जैसे ये जो रिटेंशन वाला 18 करोड़ का है कि एक प्लेयर जो मैक्सिमम 18 करोड़ मिलेंगे, और उसके अलावा जो सेकंड सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर बिकेगा जो ऑप्शन में बिकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा प्लेयर उस टीम का 16 करोड़ का बिकता है, तो इन दोनों का जो लोअर अमाउंट रहेगा उतने ही पैसे मिलेंगे मैक्सिमम किसी फॉरेन प्लेयर को उस टीम में, जो मिनिमम होगा इन दोनों में। मतलब मैक्सिमम किसी को मिल सकता है तो 18 करोड़, और मिनिमम इन दोनों में अगर मिनिमम है अगर किसी जो ऑप्शन में जो बिकता है उसको अगर 16 मिलते हैं 15 मिलते हैं, तो दोनों में जो कम होगा, जैसे 15 इस केस में कम है तो उसको मैक्सिमम 15 मिलेंगे फॉरेन प्लेयर्स। बट एक और चीज है कि बिडिंग होगी, बिडिंग में पैसे लगेंगे, टीम बोली जाएंगी, मैक्सिमम वो बिके वो 25 करोड़ तक बिक सकता है, बट उस प्लेयर को मिलेंगे 16 करोड़, बाकी जाएंगे 9 करोड़ बीसीसीआई के पास। ओके, नाइस। तो प्लेयर को उतने मिलेंगे, बाकी पैसे बीसीसीआई के पास जाएंगे जो वो यूज करेंगे अपने अंदर कामों। तो और प्लेयर जो बीसीसीआई तो पीसीसीआई कहाँ यूज करेगा वो तो आई थिंक समझ में आ रहा है, जो आज का हमारा तीसरा डिस्कशन था, जो एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा किटी रखी है जो प्लेयर्स पूरा सीजन खेलने वाले हैं उनके लिए, तो वो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा बीसीसीआई स्ट्रगल कर रहा था या टीम से स्ट्रगल कर रही थी कि प्लेयर्स कमिट कर देते हैं, आ जाते हैं सीजन के लिए, फिर बैक कर लेते हैं या फिर सीजन से पहले ही पुल आउट कर लेते हैं, तो वो फिर वो चीज़ के लिए क्या लग रहा है ये रूल इम्पैक्ट करेगा, लाइक ये एक्स्ट्रा किटी वाला जो रूल है इंस्पायर करेगा प्लेयर्स को, जरूर मैच खेलेंगे उतने ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ऑफकोर्स इससे बेनिफिट्स तो होंगे। 7 लाख पर मैच इज नॉट अ बैड, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि प्लेयर सोचेंगे, ये जरूर सोचेंगे खेलने, मतलब इसमें काफी सही रहेगा आईपीएल के लिए। आई थिंक अगर पूरा मैच खेलो तो अप टू 1.25 करोड़ चला जा रहा है ये जो टोटल मनी मिले पूरा सीजन खेलो। हाँ, पूरा सीजन खेलो 1.25 करोड़ से लाइक भाईजान इतने पैसे नहीं होते भाईजान। कुछ प्लेयर नेशनलिटी करने के लिए सोच रहे होंगे, जरूर सोच रहे होंगे क्यों पैदा हो गया ऐसी कंट्री में। तो कंट्री से आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। T20 इंटरनेशनल का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जल्दी से बोल देता हूँ। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव को जगह मिली है इस टीम में। क्या लगता है राइजिंग फैक्टर वही है मयंक यादव इस बार, कैप्टन सूर्य कुमार राइजिंग फैक्टर वही है, तो क्या लगता है? मतलब अपने को लगता है कि बीसीसीआई मेरे को लगता है कि अब सूर्य कुमार यादव के साथ फॉरवर्ड चलना चाहिए नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब जो भी वर्ल्ड कप आएगा तो सूर्य कुमार यादव के साथ मोर देन हार्दिक पांड्या भरोसा जता है। इसी रीजन वही था जो हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनाया, तो उसके पीछे रीजन वही था कोई ऐसा कैप्टन हो जो सारे मैचेस खेले।
क्योंकि हार्दिक पांड्या बुमराह मेरे लिए जो पिक, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखना वो ये रहेगा कि लाइक ना संजू सैमसन को एक लॉन्ग रोप दिया है, मतलब फिर से मौका दे रहे हैं और ईशान किशन अभी बैठे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन है। और प्लस दूसरी चीज है कि T20 में उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा इंडिया के लिए, जबकि उन्होंने ओडीआईज में थोड़े बेटर परफॉर्म किए हैं, पर T20 इंटरनेशनल्स में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, फिर भी उनको मौका दिया है, तो ये मे बी उनका लास्ट चांस। मैं भी इसी चीज पे आया था कि संजू सैमसन के लिए आई थिंक अभी लास्ट चांस होगा। अब उनकी आर्मी जो करे, फीफा वर्ल्ड कप में जाए, झंडे लहराए, बट अगर अब परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर दिया है तो आई थिंक मैचेस भी देंगे जितेश शर्मा के ऊपर इनको, बट अगेन संजू शर्मा है, संजू सैमसन हैज टू परफॉर्म। उसके साथ आते हैं अभी जो एक और इंटरेस्टिंग पिक मेरे को लगा है, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी और शिवम दुबे, 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एज दे आर कॉल्ड। सो क्या लगता है, मतलब इसमें किसको मौका देंगे? क्या नीतीश रेड्डी परफॉर्म करते हैं तो शिवम दुबे के लिए आई मीन डोर्स क्लोज होंगे? कैसा देख रहे हैं इसको? आई थिंक हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे विल बी देयर। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रेड्डी जी को, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा मेरे को जो लगता है। 3 ही मैच है आई गेस, एंड इंडिया विल बी थोड़ा अभी टीम में आए नए, तो थोड़ा उनको सीखने का मौका मिलेगा, टीम के साथ रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, काफी चीजें सीख। बट शिवम दुबे जितना भरोसा इंडिया टीम दिखा रहा है पिछले लाइक साल 1.5 साल से, क्या लगता है, मतलब इसका रीजन क्या है इसलिए वे शिवम दुबे के ऊपर? शिवम दुबे ने एक्चुअली थोड़ा इंप्रूव तो किया है, मतलब रोहित शर्मा इतना भरोसा दिखा तो फाइनल में उस चीज को उन्होंने थोड़े कुछ रीपे भी किया, उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए, बट फिर भी कुछ तो मतलब एटलीस्ट उनकी वजह से जो स्पिनर्स खिलाती है टीम में मिडिल ओवर में थोड़ा सा डर तो रहता है लेके उस चीज को, तो उस चीज का फायदा दूसरे बैट्समैन ले सकते हैं अगर सही से खेले तो। बाकी देखते हैं और कितना इंप्रूव करते हैं वो। हाँ, बट अगर आप लोगों के हिसाब से नीतीश रेड्डी को भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बहुत अच्छी चीज मेरे को जो लग रही है, बहुत अभी तो अच्छी चीजें बहुत है इंडियन T20 सेटअप में, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर और रियान पराग। अभिषेक शर्मा प्रोस्पेक्ट है, मतलब अगर वो सही खेलते हैं तो हमारी टीम के ट्रेविस हेड बन सकते हैं। बिल्कुल। मैं जिस पॉइंट पे आया था वो ये था कि हमारे पास अभी 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं टीम में, जो कि अपने अपने दिन पे बैटिंग से तो मैच जिता ही सकते हैं, बॉलिंग से भी मैच जिता सकते हैं। वो है अभिषेक शर्मा, रियान पराग और वाशिंगटन सुंदर। इस चीज का कितने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, लाइक कितने, एक डेकेड हो गया कि हमने ऐसा कुछ देखा होगा। लास्ट आई थिंक वही युवराज सिंह, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, ये लोग बॉलिंग क्या करते थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने बीच में कुछ दिन किया, बट वो फिंगर इंजरी के बाद छोड़ दिया। बीच में एक पूरा ड्राई स्पेल रहा है कि जितने भी हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेले हैं वो लोग में कोई बॉलिंग। केदार यादव तो भूल गए आप, केदार यादव भूल गए, रियली सॉरी, द लेजेंड्स ऑफ केदार यादव कैसे भूल सकते हैं। बट हाँ, ये किस चीज़ का कितना दिन वेट किया हमने, और फिर अभी कैसा लग रहा है ये देख के? मतलब ये इसी वजह से ये टीम काफी एक्साइटिंग है। एक्सप्रेस पेसर्स है, स्पिन ऑलराउंडर्स है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, तो मुझे काफी अच्छी टीम लगी T20 के हिसाब से खास करके। देखते हैं, बट जो भी ये प्लेयर्स है थोड़े नए प्लेयर्स, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उतना परफॉर्म नहीं किया अभी, मोस्टली आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में ही इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। बट देखते हैं, मतलब मुझे तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है। एक्साइटिंग है, बट अभी जो मिसिंग है। अभी पिछले वर्ल्ड कप से पहले हमारी थोड़ी स्क्वाड पूरी नहीं थी, आई गेस इस बार प्रॉमिसिंग है कि हम 2 साल पहले से ही लग रहा है कि हाँ ये स्क्वाड हो सकता है हमारे वर्ल्ड कप। अभी उससे आते हैं, अभी लास्ट जो इस स्क्वाड में पॉइंट पे आ रहा था मैं, हर्षित राणा और मयंक यादव का होना, लाइक 2 एक्सप्रेस पेसर्स इंडियन आई मीन जर्सी में। आई थिंक दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हिच आई एम एक्चुअली सीइंग इट। कभी वरुण अरोन आते थे, कभी उमेश यादव आते थे, कभी साथ में नहीं आते थे, बहुत कम ऐसा हुआ दोनों साथ में खेले हैं। फिर बीच में एक्सप्रेस पेसर के नाम पे उमरान मलिक आए, बट अभी हर्षित राणा और मयंक यादव के हमने देखा है कि दोनों के पास अच्छी बेस है, काफी अच्छी बेस है। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिख रहा है? इंडियन पिचेस में मुझे लगता है कि ना मिले, क्योंकि जो टीम है जो बॉलिंग ऑलराउंडर, बट काफी अच्छा, अगर बाहर भी जाते हैं मैच खेलने, सेना कंट्री में स्पेशली, तो ये दोनों साथ में खेलते हुए दिख सकते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ी फिटनेस की भी एक समस्या रही है, मैं क्या तो 2-3 मैच खेले इंजर्ड हो गए, तो देखते हैं। अभी भी वो एनसीए में गए हैं पहले सीरीज के पहले, वहां पे उनकी कंडीशन चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब यही रीजन है कि मुझे लगता है कि काफी एक्साइटिंग होने वाली है सीरीज, नए प्लेयर्स को मौका एक्साइटिंग। मुझे लगता है एक आईपीएल का सीजन और वेट कर सकते थे, थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट ठीक है, दैट्स फाइन। हमारे में थोड़ा वो रहता है कि जो अच्छा पेस डालता है उसको सीधा टीम में ले लेते हैं, बट हाँ इसका थोड़ा सा वो रहता है। बट आई थिंक उमरान मलिक के बाद कुछ तो सीखा ही होगा, और आई मीन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मयंक यादव ने उतना डोमेस्टिक भी नहीं खेला ना पिछले आईपीएल के बाद, उनका थोड़ा इंजरी का भी इशू रहा है। सो ये थी आज की हमारी छोटी सी गपशप, एपिसोड नंबर 10, अगेन डेडिकेटेड टू सचिन रमेश तेंदुलकर, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, प्लस बीच में सेगमेंट्स तो हम कर ही रहे हैं रिगार्डिंग आर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज, कुछ मैच देखने को मिले तो फिर कुछ उसके बारे में बातें कर लिए हम लोग। बट ये था हमारे तरफ से, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।